चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर, जैसे आप नाम सुन चुके होंगे शायद, केवीएल, केसीएल, किरचॉफ करंट लो क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लो क्या है। लेकिन लेक्चर बेसिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि काम का नहीं है। हाई प्रोफाइल लेक्चर है अपने आप में, जिसमें हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, स्पेशली दो ही टॉपिक ओरिएंट रहेंगे। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को कैसे डील किया जाता है। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स को डील करना पड़ेगा आपको। चलिए बोर्ड पे फोकस करेंगे, नोटबुक को बंद कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नाम आपने सबने सुना होगा, जंक्शन पॉइंट, संधि बिंदु। बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन। जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर तीन या तीन से ज़्यादा ब्रांच आकर मिलती है। मीन्स आपके पास ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा। जब हम सर्किट थ्योरी की बात करते हैं, नेटवर्क थ्योरी की बात करते हैं, तो आपके पास डिफरेंट ब्रांच होगी। ब्रांच का मतलब सर्किट का वो पार्ट जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होती है, उसको कहते हैं ब्रांच। हर एक ब्रांच में इंडिविजुअल करंट फ्लो होती है। अगर डिफरेंट ब्रांच आकर मिलती है, लेटेस्ट कंसिडर एक ब्रांच आपके पास ये, दूसरी ब्रांच ये, तीसरी ब्रांच ये, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जंक्शन पॉइंट। वो पॉइंट जिस पर तीन या तीन से ज़्यादा ब्रांच आकर मिलती है, उस पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट डिफाइन करते हैं। ब्रांच किसे कहते हैं, सर्किट का वो पार्ट जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच। जब बहुत सारी ब्रांच मिल जाती है और सर्किट में किसी सोर्स को जोड़ दिया जाता है, जब बहुत सारी ब्रांच मिल जाती है और सर्किट में किसी सोर्स को जोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास एक्टिव नेटवर्क प्राप्त होता है। ओवरऑल दो प्रकार के नेटवर्क आपको देखने को मिलते हैं। नेटवर्क का मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारी ब्रांच जुड़ी होंगी। नेटवर्क स्पेशली दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं एक्टिव नेटवर्क और दूसरे को कहते हैं पैसिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क का मतलब है जिसमें सोर्स कनेक्टेड होता है, उसको कहते हैं एक्टिव नेटवर्क। जिसमें सोर्स कनेक्टेड नहीं होता है, उसको कहते हैं पैसिव नेटवर्क। अब वो सोर्स कोई सा भी हो सकता है, या तो करंट सोर्स हो सकता है या फिर वोल्टेज सोर्स। दोबारा से एक बार रिकैप देखेंगे। जिस पर तीन या तीन से ज़्यादा ब्रांच आकर मिलती है, उसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। सर्किट का वो छोटा सा पार्ट जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होती है, उसको ब्रांच कहते हैं। बहुत सारी ब्रांच मिलकर नेटवर्क बनाएंगी, उसी को हम कहते हैं सर्किट। सर्किट या नेटवर्क स्पेशली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक को कहते हैं एक्टिव नेटवर्क, दूसरे को कहते हैं पैसिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क का मतलब उसमें वोल्टेज या करंट सोर्स जुड़ा होगा। अगर वोल्टेज या करंट सोर्स नहीं जुड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं पैसिव नेटवर्क। जब हम बात करते हैं वोल्टेज सोर्स की, वोल्टेज सोर्स पर यदि हम डिस्कशन करते हैं तो बोर्ड पे फोकस करेंगे केवल। आपके पास ये वोल्टेज सोर्स होगा। वोल्टेज सोर्स की खास बात होती है कि इसमें एक इनपुट इम्पीडेंस होती है, जो इस सोर्स के साथ लीनियरली कनेक्टेड होती है, सीरीज में कनेक्टेड होती है। ये आपके पास लेटेस्ट कंसिडर कोई वोल्टेज सोर्स है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका नेगेटिव टर्मिनल है। इसके पास एक इनपुट इम्पीडेंस होती है जो इस सोर्स के सीरीज में कनेक्टेड होती है। ये आपने लोड रेजिस्टेंस जोड़ा है, दिस इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस। क्लियर है। वोल्टेज सोर्स की खास बात क्या है कि वोल्टेज सोर्स के लिए आपके पास एक इनपुट इम्पीडेंस होती है जो इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जुड़ी होती है। कई बार हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं कि वोल्टेज सोर्स का मतलब है वो इनपुट इम्पीडेंस जो लोड के सीरीज में कनेक्टेड होती है। आर गेटिंग। वोल्टेज सोर्स की खास बात क्या होगी, एक इनपुट इम्पीडेंस होगी जो इस सोर्स के सीरीज में कनेक्टेड होगी। इस सोर्स या इस वोल्टेज सोर्स को हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रियल वोल्टेज सोर्स। जो हम प्रैक्टिकल में सर्किट काम में लेते हैं वो ये वाला सर्किट है। एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब है इफ Zi इक्वल्स टू 0, तो उस कंडीशन में आपको ये सर्किट ऐसा दिखाई देगा। ये आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स है, ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस है, ये आइडियल केस है, बट ऐसा पॉसिबल फिजिक्स में है नहीं। चलिए एक बार इसका मतलब समझते हैं क्या है। लेट अस कंसीडर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज कितना है, Vs। यहाँ से करंट फ्लो होगी, कुछ वोल्टेज ड्रॉप आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट फ्लो होगी तो थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेट अस कंसीडर कितनी करंट फ्लो हो रही है, I। ये और ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में हमेशा करंट का मान सेम। ये बातें सबको पता है, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन।
कि सीरीज में करंट का मान सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज का मान सेम होता है। तो इस सोर्स से करंट इमिट होगी, करंट निकलेगी, इस ZI में फ्लो होगी, जो करंट यहां से फ्लो होगी वही करंट यहां से फ्लो होगी। लेट अस कंसीडर इस लोड रेजिस्टेंस पर आपको कितना आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, V0। क्या बता सकते हैं आउटपुट वोल्टेज V0 का मान कितना होगा? चलिए एक बार लगाते हैं किरचॉफ KVL लो। यहां से यदि हम बात करें तो यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां पर वोल्टेज कितना है, V0। व्हाट इट मींस, V0 प्लस यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ZI इंटू I बराबर वोल्टेज ऑफ सोर्स। क्या सही है? बैटरी का वोल्टेज इक्वल्स टू अवयवों पर वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज बराबर अवयवों पर वोल्टेज। बैटरी का वोल्टेज कितना है, सोर्स का वोल्टेज कितना है, Vs। इस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ZII। आउटपुट पर वोल्टेज कितना है, V0। व्हाट इट मींस, V0 बराबर कितना होगा, Vs ZII। एग्री करते हैं इस बात से? इसका मतलब ये आउटपुट वोल्टेज किसके साथ चेंज हो रहा है, इस ZI के साथ चेंज हो रहा है। यदि ZI का मान 0 कर देते हैं तो उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर होता है, जो एक आइडियल कंडीशन होती है। बट यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी वायर को भी कनेक्ट कर देते हैं तो उसका भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। आर यू गेटिंग? इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आइडियल केस पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है पहला पॉइंट क्या है? वोल्टेज सोर्स के केस में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक इंटरनल या इनपुट इंपीडेंस कनेक्ट होगी, पहली बात ये। दूसरी कंडीशन, इसमें ओवरऑल दो केस बनते हैं, एक को कहते हैं रियल केस, एक को कहा जाता है आइडियल केस। रियल केस का मतलब है प्रैक्टिकल केस, प्रैक्टिकल केस का मतलब है किसी न किसी वायर का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर। अगर इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हुए हम इस लोड पर आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, Vs बराबर ZI इंटू ऑफ I। जैसे जैसे आप इस इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू चेंज करेंगे आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। अगर हम इसका मान 0 कर देते हैं तो आपको ये सर्किट ऐसा दिखेगा। व्हाट इट मीन, ZI का मान कितना किया, 0। आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, सोर्स के वोल्टेज के बराबर, विच इज नॉट सुटेबल कंडीशन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। बात तो सही है कि सर्किट थ्योरी हमें यह आंसर दे रही है कि आउटपुट वोल्टेज का मान सोर्स के वोल्टेज के बराबर है। इसका मतलब जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट मिला। बट फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल होता नहीं है जनरली, क्योंकि अगर हमने कोई भी वायर कनेक्ट किया है तो उस वायर का भी खुद का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। मेरे हिसाब से आपको जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो एक बात ध्यान रखनी है, ये हमारे काम में नहीं आएगा कि आइडियल दिया है कि रियल दिया है, ये हम पहचान लेंगे सर्किट थ्योरी से, क्योंकि आपको इतने इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। बट ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होता है तो उसके साथ सीरीज में एक इंटरनल इंपीडेंस या इनपुट इंपीडेंस कनेक्ट करके दी जाएगी। एक होता है करंट सोर्स, करंट सोर्स को जनरली हम इस साइन से मेंशन करेंगे। इसमें करंट का सिंबल होगा, इट मे बी अप, इट मे बी डाउन, इट मे बी अप, इट मे बी डाउन। करंट सोर्स के पैरेलल में इनपुट इंपीडेंस कनेक्टेड होती है और यहां पर हम कनेक्ट करते हैं लोड, दिस इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, यहां से करंट फ्लो होगी, मान लेते हैं सोर्स से निकलने वाली करंट कितनी है, IS। IS इज कॉल्ड सोर्स करंट। यहां से करंट कितनी आएगी, IS। कुछ करंट यहां फ्लो होगी, लेट अस कंसीडर यहां से फ्लो होने वाली करंट कितनी है, I1। क्या बता सकते हैं इससे करंट कितनी फ्लो होगी, IL। मान लिया लोड, कितनी बचेगी, IS माइनस I1। IS माइनस I1 किससे फ्लो होगी, इससे फ्लो होगी। मींस इससे फ्लो होने वाली करंट कितनी है, सर इससे फ्लो होने वाली करंट है IS माइनस ऑफ I1। एग्री करते हैं इस बात से 100%? क्या लोड से फ्लो होने वाली करंट का मान सोर्स करंट के बराबर है, नहीं है। इस केस को कहते हैं रियल केस। ये केस हमें प्रैक्टिकल में देखने को मिलता है, असल में ये प्रैक्टिकल केस है। अगर हम आइडियल कंडीशन पर विचार करते हैं तो इसको हम एम्प्लाइज करके लिख सकते हैं, IL इक्वल्स टू सोर्स करंट माइनस ऑफ I1 क्या है, इससे फ्लो होने वाली करंट। अगर इससे फ्लो होने वाली करंट हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं इसके टर्मिनल्स पर वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, V बराबर IR। आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपको कैलकुलेट करना है इससे फ्लो होने वाली करंट तो हम कहेंगे V बराबर IR। व्हाट इट मींस, वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। व्हाट इट मींस, मैं लैंग्वेज में ऐसा लिख सकता हूं, वोल्टेज अक्रॉस ZI डिवाइडेड बाय
रेजिस्टेंस। समझ आ रहा है सबको? करंट का मतलब क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। इफ जेड आई इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो इस कंडीशन में लोड से फ्लो होने वाली करंट इक्वल्स टू सोर्स करंट। वेरी इंपैक्टफुल कंडीशन, दिखाएंगे बिल्कुल आपको। अगर इसका मान इंफिनिटी है, इसका मतलब हुआ है कि ये ओपन है। दो पॉइंट मैं बार बार यूज करूंगा, एक होता है शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। एक होता है शॉर्ट सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है आपने दो पॉइंट्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया है। जब कभी भी हम दो पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। जब कभी भी हम शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं तो उस कंडीशन में पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। मींस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो। आइडियल केस में वायर का रेजिस्टेंस कितना है? जीरो। जब कभी भी हम शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं तो उस कंडीशन में करंट जीरो नहीं होती है। घरों में देखा होगा, जब कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। इसका मतलब इस कंडीशन में करंट का मान जीरो नहीं होता है। समझ में आ रहा है? शॉर्ट सर्किट की क्या कंडीशन होती है? वोल्टेज जीरो, रेजिस्टेंस का मान कितना? जीरो, बट करंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बात करते हैं ओपन सर्किट की। यदि आपने ओपन सर्किट को अप्लाई किया, इसका मतलब दो टर्मिनल को ओपन कर दिया। अगर ओपन कर दिया तो इन दोनों के बीच में एयर आएगी तो वो कितना रेजिस्टेंस बनाएगी? इन्फिनिटी रेजिस्टेंस बनाएगी। क्या यहाँ से कोई करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। व्हाट इट मीन्स, ओपन सर्किट के केस में करंट का मान कितना? जीरो। व्हाट इट मीन्स, रेजिस्टेंस कितना? इन्फिनिटी। बट यहाँ पर आपने कोई वोल्टेज अप्लाई किया होगा, वो वोल्टेज आपको मिलता रहेगा। करंट का मान जीरो, इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि वोल्टेज भी जीरो हो गया है। करंट का मान जीरो, इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि वोल्टेज का मान भी जीरो है। व्हाट इट मीन्स, दो कंडीशन को ध्यान रखेंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब है वोल्टेज का मान कितना? जीरो। इस केस में रेजिस्टेंस कितना? जीरो। ओपन सर्किट का मतलब है रेजिस्टेंस का मान कितना है? इन्फिनिटी। चलिए हम बात करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें जितना भी आउटपुट करंट चाहिए, जितनी भी आउटपुट करंट चाहिए वो कहाँ चाहिए? लोड पर चाहिए। अगर सारी की सारी आउटपुट करंट लोड पर चाहिए तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे उस कंडीशन में यहां से कितनी करंट फ्लो होगी? जीरो। यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, सारी की सारी करंट कहां से फ्लो हो जाएगी? लोड से। व्हाट इट मींस, उस कंडीशन में IL बराबर क्या होगा? IS। वेरी इंपैक्टफुल कंडीशन। दोबारा से मैं इसको रिवाइज करता हूं, ध्यान देंगे। आज का पूरा लेक्चर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के आसपास घूमता रहेगा। वोल्टेज सोर्स की खास कंडीशन है कि आपके पास एक वोल्टेज सोर्स होगा, इसके सीरीज में कोई इनपुट इंपीडेंस कनेक्टेड होगी और यहां पर हम कनेक्ट करेंगे लोड रेजिस्टेंस। आपने जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रखी है, भले ही KCL KVL पढ़ रखा, उसको फॉर्मेट मार दो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाते हैं, वो 11वीं क्लास 12वीं क्लास में जो KCL KVL पढ़ के आते हैं वही लगाते रहते हैं। जो आपने 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा उसको भी बिल्कुल फॉर्मेट मारेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक वोल्टेज सोर्स होगा, यहाँ पर आपके पास लोड रेजिस्टेंस है। आपको कोई पूछे कि आउटपुट वोल्टेज बताइए तो आप कहेंगे सर आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज माइनस ऑफ ZI, और लेटेस्ट कंसिडर यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है। ये आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। यदि हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब होता है इसका मान कितना होना चाहिए? इस बात को ध्यान रखेंगे। जब RPSC बहुत सस्ती क्वेश्चन पूछती है तो इस तरह के क्वेश्चन पुटअप करती है और वो आपके लिए हैवी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में इनपुट इंपीडेंस कितना होता है? जीरो। और आइडियल करंट सोर्स के केस में इनपुट इंपीडेंस इन्फिनिटी। आइडियल केस का मतलब जितना आपने इनपुट दिया वो सारा का सारा कहाँ मिलना चाहिए? आउटपुट पर मिलना चाहिए। और इनपुट सारा का सारा आउटपुट पर तब मिलेगा जब ZI का मान कितना होगा? जीरो होगा। फर्स्ट कंडीशन। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, करंट सोर्स की, तो इसके पैरेलल में इनपुट इंपीडेंस कनेक्टेड होगी और ये क्या होगा? लोड रेजिस्टेंस ZL। लेट अस कंसीडर ये करंट सोर्स है। डायरेक्शन वायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, अप डाउन क्या होता है। यहाँ से कितनी करंट फ्लो होगी? IS। कुछ करंट यहाँ जाएगी और रिमेनिंग करंट कहाँ जाएगी? इस लोड में। व्हाट इट मीन्स, सोर्स करंट इक्वल्स टू I1 प्लस लोड करंट। व्हाट इट मीन्स, लोड करंट इक्वल्स टू सोर्स करंट माइनस ऑफ I1। ऐसी जो इक्वेशन आपने डिफाइन की है, इस तरह की इक्वेशन आपको देखने को मिलती है प्रैक्टिकल सर्किट में, रियल सर्किट में। यदि हम डिस्कस करें आइडियल सर्किट की, आइडियल सर्किट का मतलब होता है जितना भी आपने इनपुट दिया वो सारा कहाँ मिलना चाहिए? आउटपुट में मिलना चाहिए। व्हाट इट मीन्स,
लोड से फ्लो होने वाली करंट इक्वल्स टू सोर्स करंट माइनस वोल्टेज अक्रॉस जेड आई. व्हाट इज I1? जेड आई से फ्लो होने वाली करंट कैसे निकालेंगे? इसके टर्मिनल्स पर वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसकी इंपीडेंस. इसके टर्मिनल्स पर वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसकी इंपीडेंस. हम ये चाहते हैं कि सारा का सारा आउटपुट हमें कहाँ मिले? लोड पर मिले. व्हाट इट मीन्स? इसके लिए जेड आई का मान कितना रखना पड़ेगा? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी रखने का मतलब है इस ब्रांच को आपको ओपन करना पड़ेगा. 2 पॉइंट क्लियर है? ब्रांच को शॉर्ट करने का मतलब कनेक्ट करना, ओपन करने का मतलब है हटा देना. बार बार इस वर्ड का यूज करेंगे. शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओपन सर्किट क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल डालेंगे छोटा सा, कुछ पॉइंट लिखेंगे. जंक्शन पॉइंट, संधि बिंदु. जंक्शन पॉइंट, संधि बिंदु लिखेंगे. वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक, जिस पर 3 या 3 से अधिक ब्रांच आकर मिलती है. जिस पर 3 या 3 से अधिक ब्रांच आकर मिलती है उसे जंक्शन पॉइंट कहते हैं, उसे संधि बिंदु कहते हैं, उसे जंक्शन पॉइंट कहते हैं. नेक्स्ट टाइटल डालेंगे ब्रांच. लिखेंगे परिपथ का वो भाग. ब्रांच का मतलब तो समझ पा रहे हैं कि एक ब्रांच के बहुत सारी ब्रांच मिलकर सर्किट को कंप्लीट करती है. हम बात करें एक ब्रांच की, और एक ब्रांच में हमेशा फिक्स करंट फ्लो होती है. परिपथ का वह भाग, सर्किट का वह भाग जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होती है, कांस्टेंट करंट फ्लो होती है, कांस्टेंट करंट फ्लो होती है, उसे ब्रांच कहते हैं, उसे ब्रांच कहते हैं. टाइटल डालेंगे नेक्स्ट नेटवर्क. नेटवर्क किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारी ब्रांच हो सकती है, बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, सब मिलकर क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं. ओवरऑल नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का. डायरेक्ट लिखेंगे. नेटवर्क आर ऑफ 2 टाइप्स. नेटवर्क आर ऑफ 2 टाइप्स. पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक्टिव नेटवर्क, और दूसरा पैसिव नेटवर्क. किसे कहते हैं एक्टिव नेटवर्क? जिसमें वोल्टेज सोर्स होता है, और जिसमें वोल्टेज मीन्स जिसमें वोल्टेज या करंट सोर्स कोई सा भी हो उसको कहते हैं एक्टिव नेटवर्क, और जिसमें सोर्स नहीं होता उसको पैसिव. जैसे देखो आपने ओम्स लॉ पढ़ा, ये वाला आपने एक सर्किट बनाया, इसमें वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है. कैसा नेटवर्क है? एक्टिव नेटवर्क. अगर आपने सोर्स ही कनेक्ट नहीं किया है तो ये कैसा नेटवर्क होगा? पैसिव नेटवर्क. लिखेंगे. टाइटल डाल लिया एक्टिव नेटवर्क. परिभाषा लिखेंगे. वह नेटवर्क जिसमें सोर्स कनेक्टेड होता है, सोर्स कनेक्टेड होता है. नीचे लिखेंगे सोर्स मीन्स व्हाट? सोर्स मीन्स वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स. वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स कोई सा भी यदि कनेक्टेड है तो वो एक एक्टिव नेटवर्क कहलाता है. एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे जिसमें हमने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया प्लस माइनस, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस ऑफ R3, रेजिस्टेंस R1, R2, R3. इसको कहते हैं एक्टिव नेटवर्क. क्या डायग्राम में बता सकते हैं कौन सा जंक्शन पॉइंट?
दिस वन इज कॉल्ड जंक्शन पॉइंट, और इसको भी क्या कहेंगे, जंक्शन पॉइंट। इसको क्या कहेंगे, ब्रांच। इस ब्रांच में हमेशा कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, इस वाली ब्रांच में भी हमेशा कांस्टेंट करंट फ्लो होती है। तो किसी ब्रांच में हमेशा कांस्टेंट करंट फ्लो होती है। पॉइंट नंबर 2, पैसिव नेटवर्क। पॉइंट नंबर 2, पैसिव नेटवर्क। देखेंगे वह नेटवर्क जिसमें सोर्स कनेक्टेड नहीं होता है, जिसमें सोर्स कनेक्टेड नहीं होता है, उसको कहते हैं पैसिव नेटवर्क। अब सोर्स का मतलब वो करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स दोनों ही नहीं है, तो उसको कहते हैं पैसिव नेटवर्क। डायग्राम बनाएंगे एक छोटा सा। ऐसे नेटवर्क का इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई यूज नहीं है। दिस वन इज कॉल्ड R1, R2, R3। ना ही करंट सोर्स कनेक्टेड है, ना ही वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। दीज आर कॉल्ड पैसिव नेटवर्क। चलिए टाइटल डालेंगे, टाइप्स ऑफ सोर्स। सोर्स कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, वोल्टेज और करंट सोर्स। छाप लिया सबने यहां तक। टाइटल, टाइप्स ऑफ सोर्स। टाइप्स ऑफ सोर्स लिखेंगे, फर्स्ट वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स। आज का पूरा लेक्चर इन दोनों के आसपास घूमता रहेगा, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। अब नया टाइटल डाल लो, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स पर हम डिस्कस करेंगे, उसमें 2 केस रहेंगे। एक होगा रियल केस जिसको हम प्रैक्टिकल केस कहते हैं, और दूसरा आइडियल केस। आइडियल केस में इनपुट इंपीडेंस 0 होनी चाहिए वोल्टेज सोर्स के लिए, और करंट सोर्स के लिए इंफिनिटी होनी चाहिए। केवल 2 ही बातें याद रखेंगे, बाकी यहां से कुछ नहीं आना है। छाप लिया सबने। टाइटल डाला होगा वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। डायग्राम बनाएंगे वोल्टेज सोर्स की क्या कंडीशन है, प्लस माइनस। लेट अस कंसीडर दिस इज कॉल्ड वोल्टेज सोर्स Vs। कुछ भी दिखा सकते हैं, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। इनपुट इंपीडेंस Zi, लोड रेजिस्टेंस ZL। नॉर्मली आप लोड रेजिस्टेंस कह सकते हैं, लोड इंपीडेंस कह सकते हैं। छाप लिया सबने। लिखेंगे पहली लाइन, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में इनपुट इंपीडेंस कनेक्टेड हो तो इसे रियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। वोल्टेज सोर्स के साथ यदि इनपुट इंपीडेंस है तो उसको हम क्या कहेंगे, रियल वोल्टेज सोर्स। ब्रैकेट में लिखेंगे, यह एक प्रैक्टिकल केस होता है, यह एक प्रैक्टिकल केस है। प्रैक्टिकल में हम कोई वायर कनेक्ट करेंगे, उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, तो प्रैक्टिकल में हमें यह सब देखने को मिलता है। छाप लिया सबने। चलिए डायग्राम में यहां आउटपुट वोल्टेज दिखा देंगे V0। डायग्राम में आउटपुट वोल्टेज दिखाएंगे V0। सोर्स से कोई करंट फ्लो करेंगे I, आप लिख सकते हैं IS। चलिए I लिख देते हैं। सोर्स से कोई भी आपने करंट फ्लो की I। छाप लिया सबने यहां तक। नीचे लिखेंगे Vs इक्वल्स टू ZI प्लस V0। What it means, output voltage V0 equals to Vs minus of ZI।
फॉर रियल वोल्टेज सोर्स। ये किसकी कंडीशन होती है? रियल वोल्टेज सोर्स की कंडीशन होती है, और हमें सारे इक्वेशन इसी से सोल्व करने हैं। इसका मतलब हमें जितने भी इक्वेशन मिलेंगे उसमें वोल्टेज सोर्स के साथ एक इनपुट इंपीडेंस आपको कनेक्टेड मिलेगी। सर अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो जीरो है। उस केस में आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज सेम होंगे। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, इफ इनपुट इंपिडेंस Zi इक्वल्स टू 0 हो तो इस लाइन को स्टार मार्क करेंगे। यदि इनपुट इंपिडेंस Zi इक्वल्स टू 0 हो तो V0 इक्वल्स टू Vs। इस स्थिति में वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है तथा लोड पर प्राप्त आउटपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है। क्या एक्चुअल में फिजिक्स में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सर्किट थ्योरी में कोई वायरिंग करेंगे, और वायरिंग करेंगे तो थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप जरूर मिलेगा आपको। ये इक्वेशन क्लियर है सबके दिमाग में? बैटरी का वोल्टेज बराबर एलिमेंट्स पर वोल्टेज। यहां पर वोल्टेज कितना होगा? Zii, और यहां पर वोल्टेज कितना है? V0। What it means? सोर्स का वोल्टेज इक्वल्स टू एलिमेंट्स पर वोल्टेज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का कौन सा नियम है? सेकेंड नियम। बैटरी का वोल्टेज इक्वल्स टू एलिमेंट्स पर वोल्टेज। आगे पढ़ाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में इनपुट इंपीडेंस 0 होनी चाहिए। अगला टाइटल डालेंगे करंट सोर्स। नेक्स्ट टाइटल करंट सोर्स। चलिए डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करंट सोर्स का सिंबल होगा। ये इनपुट इंपीडेंस Zi, लोड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ZL, लोड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ZL। दिस इज कॉल्ड करंट सोर्स। करंट सोर्स से कितनी करंट निकल रही है? IS। आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, I1 I2 आपकी मर्जी है। करंट सोर्स से कितनी करंट निकल रही है? IS। यहां कितनी करंट गई? I1। और लेटेस्ट कंसीडर लोड में कितनी करंट गई? IL। छाप लिया होगा सबने। चलिए फर्स्ट लाइन लिखेंगे। करंट सोर्स के पैरेलल में इनपुट इंपीडेंस, इसी बात को हम ऐसे कह देते हैं कि लोड के पैरेलल में इनपुट इंपीडेंस, तो भी बात वही है। करंट सोर्स के पैरेलल में इनपुट इंपीडेंस कनेक्टेड हो तो इसे रियल करंट सोर्स कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। यह प्रैक्टिकल केस होता है। ये प्रैक्टिकल केस है। एम्प्लाइज करके हम क्या लिख सकते हैं? IS इक्वल्स टू I1 प्लस IL। बताइए कौन सा नियम लगाया? तुरंत बताओ। KCL, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ कहां पर लगता है? जंक्शन पर लगता है। मींस किसी जंक्शन पर इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। हमें क्या चाहिए?
आउटगोइंग करंट मीन्स आउटपुट करंट, लोड पर कितनी करंट है. सो व्हाट इट मीन्स, आई एल बराबर आई एस माइनस आई वन. इक्वेशन सबके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, ज्यादा वर्कलोड नहीं लेना है, अभी सब कुछ सिंपल चल रहा है. लेकिन आज का पूरा लेक्चर इसी पॉइंट के आसपास घूमता रहेगा. व्हाट इट मीन्स, आई एल इक्वल्स टू आई एस माइनस, इस आई वन को क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इनपुट इंपिडेंस, वोल्टेज अक्रॉस इनपुट इंपिडेंस. सर कितना वोल्टेज होगा, वो सारी बातें आगे की है, हम सब कुछ कैलकुलेट कर देंगे. वोल्टेज अक्रॉस इनपुट इंपिडेंस डिवाइडेड बाय ऑफ इंपिडेंस जेड आई. ये जो कहानी है वो है रियल सोर्स के केस की. इफ अगर आपको सारा का सारा आउटपुट चाहिए जितना आपने इनपुट लगाया है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, जेड आई का मान कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब ये ब्रांच ओपन ब्रांच होनी चाहिए ताकि इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो, सारी की सारी करंट लोड से फ्लो हो जाए. लिखेंगे इफ जेड आई इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो आई एल इक्वल्स टू आई एस, आई एल इक्वल्स टू आई एस लिखेंगे. अर्थात इनपुट इंपिडेंस इंफिनिटी होने पर आउटपुट करंट मीन्स व्हाट, लोड पर मिलने वाली करंट. आउटपुट करंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लोड करंट. आउटपुट करंट सोर्स करंट के बराबर होती है. आउटपुट करंट सोर्स करंट के बराबर होती है. आउटपुट करंट सोर्स करंट के बराबर होती है. इसे आइडियल करंट सोर्स स्थिति कहते हैं. इस कंडीशन में करंट सोर्स का मान आइडियल होता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. केवल हम आइडियल केस लगा सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है. छाप लिया सबने. अब आपसे तुरंत पूछूं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स का सर्किट डायग्राम बनाओ. नोट लगाएंगे. चलिए क्वेश्चन देता हूं, नोट लगाएंगे. पॉइंट नंबर 1, केवल सर्किट डायग्राम बनाना है, बाकी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा कुछ मतलब नहीं है. नोट लगाएंगे. पॉइंट नंबर 1, रियल वोल्टेज सोर्स केस का डायग्राम बनाना यहां, और यहां बनाना आइडियल वोल्टेज सोर्स की कंडीशन का सर्किट डायग्राम. फिजिक्स इज नॉट अ पेंटिंग. रियल वोल्टेज सोर्स का डायग्राम बनाना और आइडियल वोल्टेज सोर्स का डायग्राम बनाना है. केवल सर्किट डायग्राम बना के छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं लिखना है. पॉइंट नंबर 3, रियल करंट सोर्स का डायग्राम बनाओ. और पॉइंट नंबर 4 में आइडियल करंट सोर्स का डायग्राम बनाओ. अगर आपने ये बना दिया, इसका मतलब आपने पहले स्टेप को पार कर लिया. आप अच्छे से सीख पा रहे हैं कि किस तरह से हमें वोल्टेज सोर्स को डील करना है और किस तरह से हमें करंट सोर्स को डील करना है. केवल सर्किट डायग्राम बना के छोड़ दो, कोई इक्वेशन नहीं लिखनी है. हम इक्वेशन ऊपर लिख चुके हैं. सब अपना अपना डायग्राम मैच करेंगे. फर्स्ट कंडीशन, वोल्टेज सोर्स Vs प्लस माइनस इनपुट इंपिडेंस Zi, और यहां पर आप कनेक्ट करेंगे लोड इंपिडेंस ZL. चलिए यहां की बात करते हैं. वोल्टेज सोर्स Vs, यहां पर किसी भी प्रकार की इंपिडेंस कनेक्टेड नहीं होगी. इसको कहते हैं शॉर्ट ब्रांच. क्या सर्किट को शॉर्ट करने पर करंट फ्लो नहीं होती है?
क्या हम किसी ब्रांच को शॉर्ट कर देते हैं तो क्या उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी? तो ध्यान रखेंगे वहां पर करंट का मान 0 नहीं होता है। छाप लिया। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जब हम शॉर्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होती है, कौन सी ब्रांच में करंट फ्लो हो जाएगी, ये सारी बातें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आगे बढ़ेगी आप सीखते जाएंगे। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये करंट सोर्स है, लेट अस कंसीडर दिस इज कॉल्ड करंट सोर्स। इसको आप दिखा सकते हैं IES से, आपकी मर्जी है। पैरेलली कनेक्टेड होगी इंपीडेंस और यहां पर कनेक्टेड होती है लोड। यहां पर सबने क्या डायग्राम बनाया, ये करंट सोर्स, क्या सबने ऐसा डायग्राम बनाया? ओपन, दिस इज कॉल्ड ओपन ब्रांच। सर इसको बनाना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। फील लाने के लिए हमने इसको बनाया कि इस ब्रांच को हमने ओपन कर दिया है। अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो इधर कोई करंट नहीं जाएगी, सारी की सारी करंट कहाँ जाएगी? लोड में जाएगी। इसका मतलब जितना इनपुट है उतना ही क्या मिलेगा आपको? आउटपुट मिलेगा। छाप लिया सबने? चलिए नोटबुक को बंद करेंगे थोड़ी सी देर। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरम पढ़ेंगे तो ये नाम बार बार आएगा। एक को कहते हैं रेखिक प्रतिबाधा, एक को कहते हैं द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। सुना है सबने? लीनियर इंपीडेंस और बायलेटरल इंपीडेंस, लीनियर इंपीडेंस और बायलेटरल इंपीडेंस। देखिए रेखिक प्रतिबाधा किसे कहते हैं, लीनियर इंपीडेंस क्या होती है? वो इंपीडेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब है वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। उनको कहते हैं लीनियर इंपीडेंस। जैसे रेजिस्टेंस ओम्स के लॉ को फॉलो करता है। जैसे L और C से रिलेटेड इंपीडेंस अक्सल और अक्सी अपन कहते हैं अक्सल और अक्सी। क्लियर है? ये सारे के सारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए हम इनके करस्पॉन्डिंग जो कोई भी इंपीडेंस होती है उनको कहते हैं लीनियर इंपीडेंस। पहला पॉइंट क्लियर है? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको लीनियर इंपीडेंस कहा जाता है। बात करते हैं बायलेटरल इंपीडेंस। बार बार ये नाम आएगा थ्योरम्स में। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा शायद ऐसे ही लिखते हैं। दिस वन इज कॉल्ड बायलेटरल इंपीडेंस। वो इंपीडेंस जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसको कहते हैं बायलेटरल इंपीडेंस। अब आपके दिमाग में आएगा सर इंपीडेंस भी करंट की डायरेक्शन के साथ चेंज होती है? बिल्कुल होती है, इंपीडेंस भी करंट की डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाती है। वो इंपीडेंस जो करंट की डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती है उसको कहते हैं बायलेटरल इंपीडेंस। जैसे हम जनरली रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस लेट अस कंसीडर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस कितना है? R। अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस एक बायलेटरल इंपीडेंस है। बायलेटरल इंपीडेंस किसे कहते हैं? वो इंपीडेंस जिसकी वैल्यू करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर चेंज नहीं होती, उसको कहते हैं बायलेटरल इंपीडेंस। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर चेंज नहीं होती है, इसलिए रेजिस्टेंस एक बायलेटरल इंपीडेंस है। जैसे आप पढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने का मतलब है पीएन जंक्शन डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से। दिस वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। यदि हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। अब आप सभी जानते हैं जब कभी भी पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होती है तो डिप्लीशन रीजन की साइज बहुत कम हो जाती है, और जब कभी भी डिप्लीशन रीजन की साइज बहुत कम होती है तो करंट का मान बहुत ज्यादा होता है। व्हाट इट मींस, इस कंडीशन में करंट की डायरेक्शन ये होगी। अगर करंट की डायरेक्शन ये होगी तो रेजिस्टेंस का मान बहुत ही कम होगा। समझ में आ रहा है? यदि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होती है तो डिप्लीशन रीजन की साइज बहुत कम होती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस का मान भी कम होता है। यदि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, करंट की डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब है ये वाली डायरेक्शन, इस कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में होगी। जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में होती है तो डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ जाती है। जैसे डिप्लीशन रीजन की साइज बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा,
और किसी आइडियल पीएन जंक्शन डायोड के लिए रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा, मैक्सिमम या इंफिनिटी। व्हाट इट मींस, करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर रेजिस्टेंस का मान चेंज हो गया, इसका मतलब ये बाइलेटरल इंपीडेंस रिप्रेजेंट नहीं करती है। पीएन जंक्शन डायोड बाइलेटरल इंपीडेंस रिप्रेजेंट नहीं करती है। ट्रांजिस्टर में भी ऐसा ही केस देखने को मिलेगा। पीएन जंक्शन डायोड हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस, और जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, रिवर्स रीजन या इन्वर्जन रीजन। नाम सुना होगा सबने। सक्रिय क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र, अंतक क्षेत्र, प्रतिलोमन क्षेत्र, ये जो वर्ड होते हैं वो ट्रांजिस्टर के लिए यूज होता है और एक रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस डायोड के लिए। व्हाट इट मींस, ना ही ट्रांजिस्टर बाइलेटरल इंपीडेंस रिप्रेजेंट करती है, ना ही डायोड बाइलेटरल इंपीडेंस रिप्रेजेंट करती है। बाइलेटरल इंपीडेंस मींस व्हाट, करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर इंपीडेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसीलिए जब कभी भी हम थ्योरम पढ़ेंगे तो सब में जेड जेड जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर जेड का मान चेंज नहीं होता। और थ्योरम में सब में यही तो लिखते हो आप, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, और द्विपार्श्विक प्रतिबाधा असल में ये होती है। टाइटल डालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर इंपीडेंस, रेखिक प्रतिबाधा, रेखिक प्रतिबाधा, लीनियर इंपीडेंस, लीनियर इंपीडेंस। लिखेंगे वह प्रतिबाधा जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है, ओम्स लॉ को फॉलो करती है, अर्थात जिनके लिए करंट वोल्टेज कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, करंट वोल्टेज कर्व स्ट्रेट लाइन होता है। दीज आर कॉल्ड लीनियर इंपीडेंस। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं Z अक्सल अक्सी, सब जानते हैं ना अक्सल अक्सी, अक्सल बराबर ओमेगा एल, अक्सी बराबर 1/ωc। जेड का मतलब कोई रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि जनरली हम हाल फिलहाल जेड को रेजिस्टेंस से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम AC/DC पढ़ते हैं तो वहां पर आपके पास R सर्किट होता है, L सर्किट होता है, C सर्किट होता है, LC, RC और LCR, इस तरह की कॉम्बिनेशन बनते हैं। उस टाइम पर Z का मान डिफरेंट होता है। जब सर्किट में केवल R जुड़ा होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं केस ऑफ रेजिस्टेंस। जब L कनेक्ट कर देते हैं तो उसको कहते हैं एक्सल केस, जब C कनेक्ट करते हैं तो अक्सी केस। जैसे ही R L इनका कॉम्बिनेशन जुड़ना स्टार्ट हो जाता है तो हम फिर इंपीडेंस डिफाइन करते हैं। टर्मिनोलॉजी क्लियर है? R जुड़ा है रेजिस्टेंस, L जुड़ा एक्सल, C जुड़ा एक्सी। जैसे ही कॉम्बिनेशन जुड़ना स्टार्ट होता है तो इंपीडेंस। बट ध्यान रखेंगे यहाँ इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्सिमम टाइम जेड का मतलब क्या होगा, R, मैक्सिमम टाइम। बट ऐसा हर बार नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम जेड का मतलब क्या होगा, R। चलिए नेक्स्ट टाइटल डालेंगे, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, बाइलेटरल इंपीडेंस, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, बाइलेटरल इंपीडेंस, बाइलेटरल इंपीडेंस। लिखेंगे वह प्रतिबाधा जिसका मान करंट की डायरेक्शन विपरीत करने पर अपरिवर्तित रहता है। करंट की डायरेक्शन विपरीत करने पर अपरिवर्तित रहता है, उसे बाइलेटरल इंपीडेंस कहते हैं। बाइलेटरल इंपीडेंस कहते हैं।
करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर जेड का मान अनचेंज रहता है, डायग्राम से दिखाएंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज कॉल्ड जेड। जेड को आप आर के बराबर हाल फिलहाल लिख सकते हैं। ये करंट की डायरेक्शन है। अगर आप करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं तो भी जेड बराबर कितना होता है, आर। सो जेड इक्वल्स टू आर इज बाइलेटरल इंपीडेंस। ये एक्सल एक्सी, ये सारी की सारी बाइलेटरल इंपीडेंसेस हैं। बाइलेटरल इंपीडेंस बट क्या डायोड बाइलेटरल इंपीडेंस बताएगी? नहीं। क्या ट्रांजिस्टर बताएगा? बिल्कुल नहीं बताएगा। नोट लगाएंगे, नोट लगाएंगे। पॉइंट नंबर 1, डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग का डायग्राम बनाओ। डायोड की फॉरवर्ड बाइस, पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बाइस। ये फॉरवर्ड बाइसिंग का डायग्राम है। बैटरी का पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है। ये करंट की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन। दिस इज द डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बाइस। डायोड की रिवर्स बाइस का डायग्राम बनाओ पास में, इसी पॉइंट में बनाना है। डायोड की रिवर्स बाइसिंग। डायोड की रिवर्स बाइसिंग का मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये करंट की डायरेक्शन होगी। दिस वन इज द डायग्राम ऑफ रिवर्स बाइस। इस कंडीशन में डायोड रेजिस्टेंस कितना होगा? मिनिमम लिख दो। अगर आप आइडियल केस लेंगे तो 0। डायोड रेजिस्टेंस क्या लिखा है? मिनिमम। इस केस में डायोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज हो गया है। नीचे लिखेंगे, अर्थात करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर, करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण, रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण डायोड बाइलेटरल इंपीडेंस प्रदर्शित नहीं करती है। बाइलेटरल इंपीडेंस प्रदर्शित नहीं करती है। करंट की डायरेक्शन चेंज होने के कारण डायोड बाइलेटरल इंपीडेंस प्रदर्शित नहीं करती। इसी तरह से हम ट्रांजिस्टर का डायग्राम बना के देख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में डायरेक्ट लिख देता हूं। ट्रांजिस्टर भी बाइलेटरल इंपीडेंस प्रदर्शित नहीं करता है। ट्रांजिस्टर भी बाइलेटरल इंपीडेंस रिप्रेजेंट नहीं करता है। बिल्कुल बेसिक कहानी जो है वो पढ़ रहे हैं आप। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। छाप लिया सबने? यहां तक कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक। वैसे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे उस टॉपिक के बारे में, क्योंकि हमारे सिलेबस में फिल्टर अलग से है, फिल्टर को अलग से मेंशन किया गया है। लेकिन हाल फिलहाल अपना डिस्कशन है, लिखना कुछ नहीं है। LNC लिखना नहीं है। LNC बिहेव एज अ फिल्टर। L और C को हम किसकी तरह यूज करते हैं? फिल्टर की तरह। इसका मतलब AC और DC का सेपरेशन बताता है आपको L और C। सब जानते होंगे XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L। XC बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा C। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πfL 1/2πfC। सब फैमिलियर है इस बात से?
दिस इज कॉल्ड इंडक्टर। हमारे पास दो कंडीशन होगी, एक एसी कंडीशन और दूसरी डीसी कंडीशन। लेट अस कंसीडर आप इंडक्टर से डीसी पास करवाते हैं, और यदि आप इंडक्टर से एसी पास करवाते हैं तो क्या होगा? अच्छा, फॉर्मूला क्या है आपके पास? एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। तो एक्सएल बराबर कितना होगा? 0। इसका मतलब इंडक्टर डीसी के लिए कितना रेजिस्टेंस बनाएगा? 0। अगर इंडक्टर डीसी के लिए 0 रेजिस्टेंस बनाता है, इसका मतलब डीसी को नहीं रोक पाएगा। इसका मतलब इंडक्टर डीसी को पास कर देता है। याद रखेंगे, इंडक्टर डीसी को पास करेगा। अगर डीसी को पास करेगा तो किसको ब्लॉक करेगा? एसी को, क्योंकि एसी के करस्पॉन्डिंग एक्सएल बराबर 2 पाई एफ का मान कितना है? 50 इंटू एल की कोई वैल्यू होगी। व्हाट इट मीन्स, इंडक्टर डीसी को पास करता है और एसी को ब्लॉक करेगा। ना तो इंडक्टर एसी को 100% ब्लॉक कर पाता है और ना ही इंडक्टर डीसी को 100% पास कर पाता है। अगर 100% पास कर देता है या 100% ब्लॉक कर देता है तो वो तो आइडियल केस बन गया। व्हाट इट मीन्स, जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो आपको इंडक्टर और कैपेसिटर लगाने के बाद भी यहाँ पर एसी और डीसी का फ्लक्चुएशन दिखेगा। दैट इज कॉल्ड रिपल्स। नाम सुना है? उर्मिका, उर्मिका कहते हैं हिंदी में, उर्मिका। रिपल्स मीन्स इंडक्टर और कैपेसिटर लगाने के बाद भी आपको कुछ कंपोनेंट यहाँ दिखाई देंगे, उन कंपोनेंट्स को कहते हैं रिपल्स। आगे पढ़ेंगे जब फिल्टर की बात करेंगे। हाल फिलहाल केवल इतना ध्यान रखेंगे कि इंडक्टर डीसी को पास करता है और एसी को ब्लॉक करता है। कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर के करस्पॉन्डिंग एक्सी इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। दिस वन इज कॉल्ड कैपेसिटर। यदि डीसी की बात करें तो एफ बराबर कितना? 0। तो एक्सी बराबर कितना होगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब कैपेसिटर डीसी के लिए लार्ज रेजिस्टेंस बनाएगा। अगर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा तो डीसी को ब्लॉक करेगा। ये तो आइडियल केस होता है, बट 100% डीसी को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। व्हाट इट मीन्स, यहां से यदि आप डीसी को पास करवाना चाहते हैं तो ये कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा। और एसी की बात करते हैं तो एफ बराबर कितना? 50 हर्ट्ज। सो एक्सी बराबर बहुत मिनिमम सी वैल्यू आएगी, क्योंकि 50 का भाग लगेगा, एल का भाग लगेगा, मिनिमम वैल्यू आएगी। व्हाट इट मीन्स, कैपेसिटर क्या काम करेगा? एसी को पास कर। याद रहेगा सबको? डायरेक्ट याद रखना है, फिर भी यदि भूल जाओ तो फॉर्मूला लगा देना। ये किसको पास करता है? डीसी को पास करता है। ये किसको पास करेगा? एसी को। टाइटल डालेंगे LNC एज ए फिल्टर। एज ए फिल्टर आपके सिलेबस में लिखा है फिल्टर। इसका मतलब ये मत समझना टॉपिक खत्म हो गया है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है। वो कहते हैं ना डेमो लेना, आप डेमो ले रहे हैं मेरा। LNC एज अ फिल्टर, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। L एज अ फिल्टर, L एज अ फिल्टर, L एज अ फिल्टर। एक्सएल बराबर ओमेगा एल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। एक्सएल बराबर ओमेगा एल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। क्या कहते हैं एक्सएल को? प्रेरणिक प्रतिघात। नाम सुना होगा, प्रेरणिक प्रतिघात। उसको कहते हैं धारिकीय प्रतिघात। एक होती है इंडक्टिव और दूसरी होती है कैपेसिटिव। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चलिए लिखेंगे। फॉर डीसी F इक्वल्स टू 0, इसलिए XL फॉर डीसी बराबर कितना आएगा? 0। डायग्राम बनाएंगे यहां साइड में। यह है L, यहां दिखाएंगे डीसी को। क्या करेगा ये? डीसी को पास करेगा। इसके नीचे लिखेंगे पास। नीचे लिखेंगे फॉर एसी F इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। व्हाट इट मीन्स, XL AC इज लार्ज वैल्यू। डायग्राम बनाएंगे यहां पर। एसी को पास करेगा कि ब्लॉक करेगा? एसी को ब्लॉक करेगा। ना तो एसी को 100% ब्लॉक कर पाएगा और ना ही डीसी को 100% पास कर पाएगा। नीचे रिजल्ट लिखेंगे, अर्थात प्रेरकत्व, इंडक्टर
डीसी को पास करता है, डीसी को पास करता है तथा एसी को ब्लॉक करता है, एसी को ब्लॉक करता है। बहुत सिंपल सॉफ्ट कहानी। पॉइंट नंबर 2, सी एज अ फिल्टर, सी एज अ फिल्टर, सी को आपको फिल्टर के जैसे यूज करना है और इसके करस्पॉन्डिंग हम डिफाइन करते हैं धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको कहते हैं अक्सी इक्वल्स टू 1/ω/c, अक्सी बराबर 1/2πfc। चलिए दोनों कंडीशन आप खुद निकाल लेंगे। पहले चेक करो डीसी के लिए क्या कंडीशन है, उसके बाद चेक करो एसी के लिए क्या कंडीशन है। डायग्राम बना के दिखा दो किसको ब्लॉक कर रहा है और किसको पास कर रहा है। कर लिया होगा सबने। फर्स्ट कंडीशन फॉर डीसी, एफ बराबर कितना 0, सो अक्सी डीसी कितना आएगा इन्फिनिटी, एफ का मान कितना रखेंगे इन्फिनिटी, मीन्स सॉरी एफ का मान कितना रखेंगे 0, तो आंसर कितना आएगा इन्फिनिटी। क्या करेगा, ब्लॉक करेगा कि पास, ब्लॉक। डायग्राम बना के दिखाएंगे। इट मीन्स आपके पास ये कैपेसिटर है, यहां से डीसी फ्लो होगी, इट मीन्स ये डीसी को ब्लॉक करेगा, मीन्स ब्लॉक। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की नेसेसरी कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। डीसी को ब्लॉक क्यों कर जाता है, इसलिए ब्लॉक कर जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है और कैपेसिटर से करंट फ्लो करने के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान टाइम वेरिंग होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये वाला टॉपिक रिलेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को, वहां भी आपको ये कंडीशन बताई थी। लिखेंगे आगे फॉर एसी एफ इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। व्हाट इट मीन्स, अक्सी एसी निकालो कितना आएगा 1/2 एफ का मान कितना 50 इंटू सी, इसका मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू। सो अक्सी एसी इज स्मॉल वैल्यू, एक स्मॉल वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। डीसी के कंपैरिजन में स्मॉल वैल्यू आपको दिखाई देगी। चलिए डायग्राम बनाएंगे। एसी की बात करते हैं तो क्या करेगा, एसी को पास करेगा। रिजल्ट लिख दो अपने आप। अर्थात कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, वह एसी को पास करता है। डीसी को ब्लॉक करता है, वह एसी को पास करता है। छाप लिया सबने? चलिए नोटबुक बंद करेंगे। छोटा सा एसी डीसी का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, वहां पर सर्किट थ्योरी में पढ़ा होगा। एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट, एलसीआर सर्किट, आर सर्किट, ऐसे पढ़ा होगा। एक बार छोटा सा उसका रिकेप लेते हैं, बाकी हम पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, बाकी 12th वाले एक साथ ही उसको लेंगे, लेकिन छोटा सा डिस्कशन। एक होता है आपके पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम होता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। एक होता है आपके पास अक्सल या अक्सी, इसका काम भी होता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। एक होता है आपके पास इम्पीडेंस Z, इसका काम भी होता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। तीनों का काम क्या है? करंट के मार्ग में अवरोध, बैरियर बनना, तीनों का काम है। अच्छा, जब सर्किट में केवल R कनेक्टेड होता है तो आपको क्या कंडीशन देखने को मिलती है? जब कभी भी सर्किट में केवल R कनेक्टेड होता है तो उस कंडीशन में वोल्टेज और करंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। व्हाट इट मींस, वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। थोड़ा सा याद होगा 12th क्लास का, वही हम रिकेप में ले रहे हैं। जब कभी भी सर्किट में केवल R कनेक्टेड होता है तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, उस कंडीशन में दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। जब सर्किट में केवल L कनेक्टेड होता है, ओनली L कनेक्टेड होता है,
तो उस कंडीशन में वोल्टेज π/2 एंगल आगे होता है करंट से। समझ आ रहा है व्हाट इट मीन्स? उस कंडीशन में वोल्टेज करंट से π/2 एंगल आगे। जब L कनेक्टेड होता है तो वोल्टेज π/2 एंगल आगे होता है, जब C कनेक्टेड होता है तो वोल्टेज π/2 एंगल पीछे होता है। हमेशा इसी तरह याद करेंगे तो सही होगा एग्जाम में। जब L कनेक्टेड होता है तो वोल्टेज π/2 एंगल से आगे होता है, और जब C कनेक्टेड होता है तो वोल्टेज π/2 एंगल से पीछे होता है। व्हाट इट मीन्स? ये आप डिफाइन कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन, और ये आप डिफाइन कर सकते हैं वोल्टेज की डायरेक्शन। वोल्टेज करंट से π/2 एंगल आगे और वोल्टेज करंट से π/2 एंगल पीछे। इसका उल्टा पुल्टा भी दिखा सकते हैं, वो अपनी इंटरनल चॉइस है। यहाँ पर आपको RL का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, RC का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, LCR का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। यदि हम इन जनरल LCR सर्किट की बात करते हैं तो इस कंडीशन में इम्पीडेंस कितनी होगी? ओवर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब कौन सा आगे रहेगा कौन सा पीछे रहेगा, ये सारी बातें कंडीशंस पर डिपेंड करती है। इफ XL ग्रेटर देन होता है XC तो ये वाला सर्किट बिहेव करता है RL सर्किट की तरह। इफ XC ग्रेटर देन होता है XL तो फिर ये वाला सर्किट बिहेव करता है XC सर्किट की तरह। अगर XL बराबर होता है XC तो उस कंडीशन में ये सर्किट बिहेव करता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह। ये बातें सारी क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करना था, बाकी आप सब जानते हैं। जब हम कभी भी एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एवरेज पावर लॉस। एवरेज पावर की बजाय इसको कहा जाता है एवरेज पावर लॉस। बाय मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला हमारे पास आता है V0 I0 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ cos थीटा। एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला कितना आता है? V0 I0 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 cos थीटा। बिल्कुल पढ़ाएंगे 12th क्लास के साथ, अभी केवल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको लिखेंगे भी नहीं। एवरेज पावर लॉस कितना आता है? V0 I0 अपॉन 2 cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा? दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक कहते हैं। और थीटा क्या होता है? करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस। जब केवल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है तो फेज डिफरेंस कितना है? 0। जब 0 है तो cos थीटा का मान मैक्सिमम होगा। अगर मैक्सिमम है तो पावर लॉस मैक्सिमम। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जब कभी भी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है तो पावर लॉस मैक्सिमम होता है, पावर मैक्सिमम नहीं, पावर लॉस मैक्सिमम। अच्छा, यहां पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहां पर भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। cos 90 कितना होगा? 0। व्हाट इट मींस? पावर लॉस कितनी? 0। जब कभी भी सर्किट में केवल L कनेक्टेड होता है या फिर केवल C कनेक्टेड होता है, उस कंडीशन में किसी भी प्रकार की पावर लॉस नहीं होती है। पढ़ा होगा सबने। जब R कनेक्टेड होता है तो मैक्सिमम पावर लॉस होती है। जब केवल L या केवल C कनेक्टेड होता है तो किसी भी प्रकार की पावर लॉस नहीं होती है। जब सर्किट को LCR सर्किट की तरह हम कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में पावर लॉस होती है, लेकिन ये वाली पावर लॉस इससे ज्यादा होगी और उससे कम होगी। सबसे ज्यादा पावर लॉस कब होती है? जब सर्किट में केवल R कनेक्टेड होता है। और मिनिमम पावर लॉस या न के बराबर पावर लॉस जब केवल L या केवल C। मींस यहां पर भी पावर लॉस होगी, बट इस पावर लॉस की रेंज इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी। नोटबुक को बंद ही रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स यहां से स्टार्ट होती है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। सम की पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सम की पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। 2 वोल्टेज सोर्स आपको एग्जामिनर सीरीज में कनेक्ट करके ही दे सकता है। 2 वोल्टेज सोर्स कभी भी पैरेलल कनेक्टेड करके नहीं देगा। अगर 2 वोल्टेज सोर्स आपको पैरेलल करके देगा नहीं था तो उस कंडीशन में दोनों के वोल्टेज हमेशा सेम होंगे। पहले बात कर लो, बाद में पढ़ाएंगे। ओवरऑल क्या कंडीशन है? 2 वोल्टेज सोर्स हमेशा सीरीज में कनेक्ट करके देगा। कभी भी 2 वोल्टेज सोर्स को पैरेलल कनेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो फिर दोनों के वोल्टेज सेम रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का मान सेम होता है। व्हाट इट मींस? एक 3 वोल्ट लगाया यहाँ पर, एक यहाँ पर 4 वोल्ट लगाया, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है। बहुत आइडियल केस में वोल्टेज सोर्स जोड़ा है। एक यहाँ 3 वोल्टेज जोड़ दिया, यहाँ 4 वोल्टेज जोड़ दिया। 3 वोल्टेज 4 वोल्टेज, बताओ ये पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होना चाहिए। कोई रेजिस्टेंस जोड़ दें तो फिर वो सुटेबल होगा, बट इन केस, इन आइडियल केस
ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्या दो करंट सोर्स को सीरीज में जोड़ के दिया जा सकता है? मान लो एक करंट सोर्स है 3 एम्पियर, दूसरा है 4 एम्पियर, क्या दोनों को सीरीज में जोड़ा जा सकता है? नहीं, क्योंकि सीरीज में करंट का मान सेम होना चाहिए। तो यदि जोड़ के देना भी चाहेंगे तो दोनों करंट सोर्स की करंट सेम होनी चाहिए। नाउ कम्स टू द पॉइंट, एक वोल्टेज सोर्स 3 वोल्ट का है, दूसरा वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का है, प्लस माइनस। जब कभी भी वोल्टेज सोर्स अनइक्वल साइन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो दोनों आपस में ऐड होते हैं। अनइक्वल साइन कहां देखेंगे सर? अनइक्वल साइन ये, दिस इज कॉल्ड अनइक्वल साइन। जब कभी भी दो वोल्टेज सोर्स अनइक्वल साइन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो नेट वोल्टेज आपस में ऐड होता है। व्हाट इट मींस, नेट वोल्टेज कितना होगा? 5 + 3 कितना होगा? 8। अब आपके दिमाग में आएगा सर नेट वोल्टेज जो बनेगा उसका साइन क्या होगा? किसी भी बैटरी का साइन उठा के रख दो, इसका उठा के रखो, इसका उठा के रखो। व्हाट इट मींस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया वोल्टेज सोर्स बनता है। उस वोल्टेज सोर्स का मान कितना होगा? 8 वोल्ट। उसका साइन क्या होगा? प्लस माइनस। किसी का भी साइन उठा के रखो, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, माइनस प्लस। जब कभी भी दो वोल्टेज सोर्स अनइक्वल साइन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वोल्टेज आपस में ऐड होता है। व्हाट इट मींस, लेट अस कंसीडर 12 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, बताइए नेट वोल्टेज कितना होगा? 22 वोल्ट। याद रहेगा, किसी भी बैटरी का साइन उठा के रखो, दोनों का सेम है, माइनस ऑफ प्लस। पहला पॉइंट क्लियर है? जब कभी भी दो वोल्टेज सोर्स सेम साइन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो दोनों माइनस होते हैं। उस कंडीशन में नेट बैटरी का साइन बड़ी बैटरी के जैसा होगा। आपके पास एक ये वोल्टेज सोर्स है, ये दूसरा वोल्टेज सोर्स, इमेजिन करो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस ऑफ प्लस, माइनस प्लस, इसको हम डिफाइन करते हैं 10 वोल्टेज। क्या दोनों बैटरी के पास अलग अलग साइन है? अब दोनों बैटरी के पास अलग अलग साइन है, इसके पास है प्लस माइनस, इसके पास है माइनस प्लस। अगर दो वोल्टेज सोर्स इक्वल साइन के साथ कनेक्टेड है, समझ आ रहा है, सेम साइन या इक्वल साइन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उस कंडीशन में वोल्टेज सब्ट्रैक्ट होगा। नेट रिजल्ट कितना होगा? 20 - 10। बड़े वोल्टेज में से हमेशा छोटा वोल्टेज घटाना है और उस कंडीशन में आपके पास जो बैटरी बनेगी उसका साइन हमेशा बड़े बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। 2 पॉइंट क्लियर है? जब कभी भी अनइक्वल साइन के साथ कनेक्टेड हो तो आपस में ऐड करना है, किसी भी बैटरी का उठा के साइन रख दो। जब इक्वल साइन के साथ कनेक्टेड हो तो माइनस करना है और बड़ी बैटरी का साइन आपको रखना है। पहला पॉइंट क्लियर? टाइटल डालेंगे, की पॉइंट्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स। बहुत ही स्पेशल पॉइंट जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को डील करेगा। अब बच्चों को क्या होता है, दो वोल्टेज सोर्स जोड़ के दे देते हैं और वहां मजाक करते हैं, किरचॉफ का नियम लगाते हैं, आधे घंटे तक उसमें फंसे रहते हैं, जबकि उनको ये पता ही नहीं है हाउ टू सॉल्व द इलेक्ट्रॉनिक्स। वो तो बस करंट, वो एक ही बात जानते हैं कि हम एक बैटरी से I1 निकालेंगे और दूसरी बैटरी से I2 निकाल के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए, सम की पॉइंट्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स। पॉइंट नंबर 1, प्लस माइनस, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। इसको मार्क करेंगे, लिखेंगे अनइक्वल साइन। समझ में आ रहा है? अपोजिट साइन, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में अनइक्वल साइन कहते हैं। क्लियर है? अपोजिट साइन, अनइक्वल साइन, आप लिख सकते हैं यहां अपोजिट साइन। लिखेंगे जब दो वोल्टेज सोर्स, मुझे ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा यहां कि सीरीज में कनेक्ट है कि पैरेलल कनेक्ट है, पैरेलल तो जोड़ ही नहीं सकते, बात ही खत्म है। पैरेलल जोड़ना होगा तो दोनों को सेम सेम वोल्टेज देना होगा, सेम सेम साइन देने होंगे, वो तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है। जब दो वोल्टेज सोर्स अनइक्वल साइन के साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट हो तो वोल्टेज आपस में
ऐड होते हैं, वोल्टेज आपस में ऐड होते हैं तथा इस सोर्स का साइन, इस सोर्स का साइन किसी वोल्टेज सोर्स के, किसी वोल्टेज सोर्स के साइन के समान होता है। क्या पहला पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सबके दिमाग में? दोबारा से सोर्स को बनाएंगे। नीचे ये लिखा था प्लस, ये लिखा था माइनस, दूसरा ये लिखा था प्लस, ये लिखा था माइनस, यहाँ V1 यहाँ V2, इसका न्यू सर्किट बना दो। आज के बाद इस लाइन को याद रखेंगे, जब कभी भी दो वोल्टेज सोर्स अनइक्वल साइन के साथ कनेक्टेड हो तो दोनों को आपस में ऐड किया जाता है और इस कंडीशन में आपको एक नया वोल्टेज सोर्स मिलेगा। उसका साइन आप किसी भी बैटरी का साइन उठा के रख सकते हैं। और बताइए इसका नेट वोल्टेज कितना होगा? V1 प्लस V2। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं कि एग्जामिनर हर बार आपको ऐसा बना के देगा। एग्जामिनर लिख सकता है यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे हम हमेशा डिजाइन करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ये, और ये दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, बात तो वही है। क्वेश्चन क्लियर? V1 V2 अनइक्वल साइन के साथ कनेक्टेड है, ऐड होगा V1 प्लस V2। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे। प्लस प्लस कोई भी हो सकता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ये मान लेते हैं V1 है, ये मान लेते हैं V2 है, और हमने डिफाइन किया है V2 ग्रेटर देन V1। एग्जामिनर डिफाइन करेगा। अगर V2 की जगह V1 ग्रेटर देन V2 हो तो क्या लिखेंगे? V1 माइनस V2, और कौन सी बैटरी का साइन रखेंगे? बड़ी बैटरी का साइन। चलिए इसका डायग्राम यही बना देते हैं। एक नई बैटरी बनेगी, चलिए लिखो उसका साइन क्या होगा। पहले आंसर लिख रहे हैं, इसका साइन किसके जैसा होगा? बड़ी बैटरी के जैसा। बड़ी बैटरी कौन सी है? V2 वाली। प्लस माइनस रिजल्ट कितना आएगा? V2 माइनस V1। यहां पर इसको आप बॉक्स में क्लोज करेंगे समझने के लिए, और यहां लिखेंगे इक्वल साइन या सेम साइन। इक्वल साइन या सेम साइन लिखेंगे जब दो वोल्टेज सोर्स सेम साइन के साथ कनेक्टेड हो, सेम साइन के साथ कनेक्टेड हो तो दोनों आपस में माइनस किए जाते हैं। नीचे लिखेंगे बड़े वोल्टेज सोर्स में से छोटे वोल्टेज सोर्स को माइनस किया जाता है तथा नए वोल्टेज सोर्स का साइन बड़े वोल्टेज सोर्स के समान होता है। दो की पॉइंट्स याद करेंगे वोल्टेज सोर्स के बारे में। दो की पॉइंट्स, अच्छा चलिए छाप लिया होगा सबने। दोबारा से एक बार देखेंगे। अगर दो वोल्टेज सोर्स अनइक्वल साइन के साथ कनेक्टेड है तो आपस में ऐड करना है, और इक्वल साइन के साथ कनेक्टेड है तो आपस में माइनस करना है। जब अनइक्वल साइन के साथ कनेक्टेड है तो ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है, किसी भी बैटरी का साइन उठा के रख दो। लेकिन जब इक्वल साइन के साथ कनेक्टेड है तो ध्यान रखना है
बड़ी बैटरी माइनस छोटी बैटरी और बड़ी बैटरी का साइन उठा के आपको रखना होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप इसी तरह से उसमें साइन मार्क करेंगे और उसका आंसर लिखना कि नेट वोल्टेज कितना होगा। क्लियर है? मैं आपको क्वेश्चन बना के दूंगा, आप उसमें साइन लिखना और नेट वोल्टेज लिखना। अभी तक हमने 2 पॉइंट लिखे और दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्स के बारे में। क्या दोनों वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में जोड़ा जा सकता है? अगर जोड़ना होगा तो सेम वोल्टेज। चलो पहले वो पॉइंट और लिख देते हैं, लिखना चाहो तो। पॉइंट नंबर 3, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं उस पॉइंट की। मान लो ये आपके पास कुछ भी है प्लस माइनस, ये क्या है V1, और आपके पास मान लो ये प्लस माइनस है, ये क्या है V2। बट नेसेसरी कंडीशन क्या है? V1 बराबर V2। बताइए इसका नेट जो सर्किट बनेगा उसका वोल्टेज कितना होगा, V1 या V2? बट V1 बराबर क्या होना चाहिए, V2, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, प्लस माइनस V1 लिखो या V2 लिखो, दोनों ही बराबर है। दो वोल्टेज सोर्स सेम वोल्टेज के होंगे तभी पैरेलली कनेक्ट किया जा सकता है। सर सीरीज में सेम को कनेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, वो तो आसान बात है, उसमें तो कुछ ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन 1 2 3 याद रखेंगे। 3 पॉइंट को आपने कनेक्ट किया है, 3 पॉइंट का अच्छे से कनेक्शन ध्यान रखेंगे। इक्वल साइन, अनइक्वल साइन, और ये पॉइंट वैसे फिजिक्स में ज्यादा कुछ काम में आएगा नहीं। क्वेश्चन लिख दिया जाए, तुरंत आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इस क्वेश्चन के सामने ही आपको आंसर लिखना है। प्लस माइनस 10 वोल्ट और 5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 1, माइनस प्लस 20 वोल्ट और 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, प्लस प्लस 10 वोल्ट 5 वोल्ट। और क्वेश्चन नंबर 4, दस वोल्ट 20 वोल्ट। आंसर लिखो फटाफट। 4 क्वेश्चन लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर लेट अस कंसीडर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और 5वां क्वेश्चन और मैं लिखना चाहूंगा, प्लस माइनस 10 वोल्ट 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6, प्लस माइनस 10 वोल्ट और 10 वोल्ट। चलिए इन सब का इक्विवेलेंट बना दो और अपना अपना आंसर लिख देना। अब इसमें 2-3 घंटे मत लगा देना, फटाफट लिखो। इक्विवेलेंट बनाओ और अपना अपना आंसर लिख दो। चलिए बना लिया होगा सबने, सबका सही है। चलिए अनइक्वल साइन ऐड होगा क्या? इसका मतलब सबका आंसर कितना है? 25, 10 + 5 15। सबका आंसर कितना है? 15। किसी भी बैटरी का साइन उठा के रख दो, प्लस माइनस। चलिए यहाँ चेक करो, अनइक्वल साइन है, इसका मतलब आंसर कितना आएगा? यहाँ भी 20 + 10 कितना आएगा? 30। सबका आंसर 30 है, माइनस ऑफ प्लस। चेक करेंगे अपना अपना आंसर। इक्वल साइन के साथ कनेक्टेड है, माइनस होगा तो 10 - 5 कितना आएगा? 5। साइन कौन सा रखेंगे? बड़ी बैटरी का साइन, प्लस माइनस। इसको चेक करेंगे, सेम साइन के साथ कनेक्टेड है, माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 10। 20 - 10 कौन सा साइन रखना पड़ेगा? बड़ी बैटरी का, प्लस माइनस। चलिए इसको चेक करते हैं, 10 10 ऐड होगा कि माइनस? ऐड होगा, क्योंकि अनइक्वल साइन के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 20। कौन सा साइन रखे? कोई सा भी उठा के रख दो, प्लस माइनस। यहां ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। चलिए यहां पर बताइए, वोल्टेज सोर्स 0, सेम साइन है, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा 0। अब सर इसमें क्या रखें? कुछ भी रखो, क्या ही फर्क पड़ता है। इसका मतलब कोई सा भी साइन उठा के रख दो, प्लस माइनस माइनस प्लस। छाप लिया सबने? पहला पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं हम करंट सोर्स की। पॉइंट नंबर 1 2 3 के बाद पॉइंट नंबर 4।
पॉइंट नंबर 4 में यदि करंट सोर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो ऐड होते हैं। जैसे इसमें सेम साइन था तो माइनस, जबकि करंट सोर्स में थोड़ा सा अपोजिट कंडीशन, जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो आपस में ऐड होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन होती है तो आपस में माइनस होते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 बोर्ड पे देखेंगे, लिखेंगे नहीं। करंट सोर्स को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे? पैरेलल। अगर सीरीज में जोड़ना होगा तो सेम करंट सोर्स आपको जोड़ने पड़ेंगे, लिखेंगे नहीं, केवल बोर्ड पे देखेंगे। आपने एक करंट सोर्स ये जोड़ा है, ये दूसरा करंट सोर्स, यहां हम कोई लोड वोड कोई सर्किट जोड़ देंगे। इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके पास है। इमेजिन करो एक करंट सोर्स ये है और दूसरा करंट सोर्स ये है। इसकी करंट है 10 एम्पियर, इसकी करंट है 5 एम्पियर। सेम करंट आपस में ऐड होगी। इसका मतलब नेट नया करंट सोर्स बनेगा जिसका मान कितना होगा? 15 एम्पियर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम डायरेक्शन, किसी को भी उठा के रख दो। अगर आपको अपोजिट मिले, मान लो इस तरह से एक करंट सोर्स आपके पास ये है और दूसरा ये है, इसका मान कितना है? 10 एम्पियर, इसका मान कितना है? 20 एम्पियर। तो नेट रिजल्ट कितना बचेगा? 10। लेकिन साइन कौन सा रखोगे? बड़ी बैटरी का साइन। 20 माइनस 10, इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 10। और साइन कौन सा रखना है? बड़ी बैटरी का साइन। क्वेश्चन क्लियर है? वोल्टेज सोर्स में अगर अनइक्वल साइन होता है तो आपस में ऐड होता है, और इसमें इक्वल साइन होता है तो आपस में ऐड होता है। तो पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सेम डायरेक्शन के साथ दो करंट सोर्स दिखाएं, I1 I2। चलिए इसका डायग्राम बनाएंगे। तो एक नया करंट सोर्स आपके पास आएगा और उसकी डायरेक्शन इन्हीं की डायरेक्शन में होगी, I1 प्लस I2। लिखेंगे यदि करंट सोर्स, सर क्या दो को जोड़ सकते हैं? 5 हो, 10 हो, 20 हो, तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, है ना? 5 हो, 20 हो। वोल्टेज सोर्स में सर ज्यादा होते तो क्या करते? हम दो का आंसर निकाल लेते, फिर अगले के साथ मैच करवाते। क्या इसको सोल्व कर सकते हैं? बीच में क्वेश्चन उठाया, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, रैंडम क्वेश्चन है। इमेजिन करो सोल्व कर पाएंगे? हाँ सर, पहले इन दोनों को सोल्व कर देंगे, नया जोड़ देंगे, उसके बाद नए के साथ देख लेंगे इक्वल साइन बन रहा है कि अनइक्वल साइन बन रहा है। लिखेंगे यदि करंट सोर्स में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो आपस में ऐड करना है, तथा नए करंट सोर्स में करंट की डायरेक्शन दोनों के पहले वाले दोनों के समान होगी। पहले वाले दोनों करंट सोर्स के समान होगी। दोनों करंट सोर्स के समान होगी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना इन लाइन को दोबारा जीवन में कभी नहीं पढ़ना पड़े, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार कर लेना। छाप लिया सबने? अगर सेम डायरेक्शन में मिलती है दोनों को ऐड कर दो, और साइन क्या होगा? दोनों में से उठा के किसी का भी साइन लगा दो। पॉइंट नंबर 5, यहां आपको एग्जामिनर को डिफाइन करना पड़ेगा कौन सी ज्यादा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो लेट अस कंसीडर ये I1 है, ये अपोजिट डायरेक्शन में I2 है, और मैंने अपनी मर्जी से डिफाइन किया I1 ग्रेटर देन I2। चलिए बनाओ नया करंट सोर्स, क्या बनेगा? नया करंट सोर्स बनाना है। सबने बना लिया? यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बड़े करंट सोर्स में से
बड़े करंट सोर्स में से छोटे करंट सोर्स को माइनस करना है, छोटे करंट सोर्स को माइनस करना है, तथा नए करंट सोर्स पर बड़े सोर्स का साइन लगाना है, बड़े सोर्स का साइन लगाना है। ये लैंग्वेज मैं आपकी समझने के लिए लिख रहा हूं, केवल और केवल। क्या सबने डायग्राम बनाया? सर्किट क्या बनाया होगा सबने? एक करंट सोर्स जोड़ा होगा, उसका मान कितना है? I1 माइनस I2। बताइए डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड, बड़े सोर्स के डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन। अगर दो करंट सोर्स जोड़ने होंगे तो क्या वो सीरीज में जुड़ सकते हैं? क्या दो करंट सोर्स सीरीज में जुड़ सकते हैं? एक ही कंडीशन में जुड़ सकते हैं, जब दोनों से सेम करंट फ्लो होती है। बाकी इसका फिजिक्स में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं जोड़ के दिखा देता हूं। पॉइंट नंबर 6, एक करंट सोर्स, दूसरा करंट सोर्स, ये I1 ये I2 विथ सेम यूनिफॉर्म डायरेक्शन, बट I1 बराबर क्या होना चाहिए? I2 होना चाहिए। चलिए बताइए, नया करंट सोर्स बनेगा। नया करंट सोर्स क्या होगा? I1 या I2 दोनों में से कोई सा भी उठा के जोड़ दो। I1 प्लस I2 मत कर देना, वो नहीं होगा। कॉमन सी बात है ना, देखो ये भी 2 एम्पीयर दे रहा है, ये भी 2 एम्पीयर दे रहा है, तो इस ब्रांच से कितनी जाएगी? 2 एम्पीयर जाएगी। व्हाट इट मींस? 2 एम्पीयर। अच्छा, क्या लिख दिया? 2 एम्पीयर क्यों लिखा मैंने? I1 या I2, नॉट 2 एम्पीयर। वो एग्जाम्पल था, I1 या I2, I1 या I2। चलिए क्वेश्चन लिख दूं। आशीष ठीक है ना? जगदीशा एब्सेंट मत रह जाना, और जो आज एब्सेंट रह गया ना वो परमानेंट एब्सेंट आगे तक, वो केवल क्लास में आएगा और आके जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, फटाफट से आंसर लिखेंगे। करंट सोर्स को हम सीरीज में नहीं जोड़ेंगे, कोई फायदा होता नहीं है। 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। आपको क्या बनाना है, समझ में आ गया? इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है इसका। करंट वाला आसान है, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। 3 एम्पियर, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्ड डाउनवर्ड, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। एग्जामिनर ऐसे नहीं कहेगा इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, एग्जामिनर आपको कहेगा बताइए सर्किट से कितनी करंट फ्लो हो रही है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक आप अपना अपना आंसर निकाल देना। पांच एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन बनाओ। वन टू थ्री फोर सबने बना लिया है? मैं बना दूं अब? आधे क्वेश्चन छाप रहे हैं। चलिए इसका आंसर बोलो। ओवरऑल आंसर 5 आएगा, ऐड होगा ना। 3 + 2 आंसर कितना आएगा? 5। डाउनवर्ड की अपवर्ड? डाउनवर्ड। चलिए यहां बोलो आंसर कितना आएगा? 10 + 5 = 15 एम्पियर। अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड। चलिए यहां चेक करो, दोनों माइनस होंगे। 5 - 4 आंसर कितना आएगा? 1। साइन बताएंगे।
आंसर आएगा 1 एम्पियर, साइन क्या होगा, अपवर्ड। चलिए यहाँ चेक करो कैसे सोल्व करोगे। आपने क्या किया, पहले इन दोनों को सोल्व किया, इन दोनों को भी सोल्व कर सकते हैं क्या, करके देखो सेम आंसर आ रहा है। आपने स्टार्टिंग वालों को सोल्व किया, सेम आ रहा है 100% या नहीं आ रहा? अरे सेम आना चाहिए ना, सेम आ रहा है। चलो मैं सोल्व करके बताता हूं। आपके पास ये वाली सिचुएशन है, यहां कितना दिया 5 एम्पियर, यहां कितना दिया आपको डाउनवर्ड में 6 एम्पियर, और यहां अपवर्ड में कितना दिया 10 एम्पियर। ये वाली सिचुएशन है। चलिए बोर्ड पे देखेंगे, देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका आंसर कितना होगा, 1 एम्पियर, डाउनवर्ड की अपवर्ड, डाउनवर्ड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। एक नया इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास क्या होगा, व्हाट इट मींस, डाउनवर्ड एरो मार्क और कितना एम्पियर, 1 एम्पियर, और एक नई बैटरी है आपके पास जिससे अपवर्ड करंट डायरेक्शन है और इसका मान कितना है 10 एम्पियर। बताइए अपोजिट है, माइनस होगा, तो नेट इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा, 10 - 1 = 9 एम्पियर अपवर्ड की डाउनवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन। यस। अच्छा इसका अपोजिट करके देखते हैं, इन दोनों को चेक करो, इन दोनों में मार्क है अपोजिट। अगर अपोजिट मार्क है इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 4। 4 किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन और ये अपवर्ड डायरेक्शन आपस में ऐड हो जाएंगे, 5 + 4 = 9 अपवर्ड डायरेक्शन। आंसर सेम। 2 पॉइंट क्लियर। हाउ टू चेंज वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, नोटबुक को बंद रखेंगे। वोल्टेज सोर्स की क्या कहानी थी सर, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक इनपुट इंपेडेंस थी। करंट सोर्स की क्या कहानी थी, करंट सोर्स के पैरेलल में एक इनपुट इंपेडेंस होती है। अब हमें वोल्टेज सोर्स का कन्वर्जन करना होता है करंट सोर्स में, और करंट सोर्स का कन्वर्जन करना होता है वोल्टेज सोर्स में। चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं, आपको एग्जामिनर देगा, लेट अस कंसीडर 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, लिखना कुछ नहीं है। इसका मतलब यहां पर कोई इंपेडेंस कनेक्ट करके दिए जिसको हम लोड इंपेडेंस कहते हैं। इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं जोड़ देता हूँ। लेट अस कंसीडर 10 ओम का एक रेजिस्टेंस दिया, दिस इज कॉल्ड इनपुट। हमेशा ध्यान रखेंगे वोल्टेज सोर्स के सीरीज में इनपुट इंपेडेंस होगी और करंट सोर्स के पैरेलल में। अच्छा आपको इसको चेंज करना है करंट सोर्स में। करंट सोर्स में चेंज करने का क्या तरीका है, यहां से करंट निकलेगी, यहां करंट फ्लो होगी। इसको करंट सोर्स में चेंज करना है तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट निकाल दो और करंट सोर्स बना दो। अगर वोल्टेज है 10, रेजिस्टेंस है 10, इसका मतलब करंट कितनी आएगी 1 एम्पियर। व्हाट इट मींस, हमने इसको कन्वर्ट किया है करंट सोर्स में, बट इस रेजिस्टेंस को कहाँ रखना होगा, पैरेलल में, और यहाँ पर क्या आएगा लोड रेजिस्टेंस, ये क्या होगा 10 ओम। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, करंट सोर्स में, जिसका मान कितना होगा 1 एम्पियर। यहाँ तक की बात क्लियर। जैसे करंट सोर्स दे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वोल्टेज कितना आएगा 10। उस वोल्टेज सोर्स को यहाँ रखो और इस इनपुट इंपेडेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दो। दूसरी बात सुनेंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव। क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमने करंट सोर्स तो जनरेट कर दिया, बट उसमें जो एरो की डायरेक्शन है वो क्या होती है, एरो की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव के तरफ होती है। व्हाट इट मींस, उसका हेड बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, करंट सोर्स का हेड बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, करंट सोर्स का हेड बैटरी के पॉजिटिव की तरफ। अगर एग्जामिनर आपको ये बैटरी बना के देता, करंट सोर्स का हेड बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, उस टाइम पर हेड कैसा होता, ये वाला हेड। एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन देगा, चलिए बताइए, सोच के बताओ कौन सा सोर्स जुड़ेगा। अरे यहां कौन सा सोर्स जोड़ूंगा, करंट सोर्स। लेट अस कंसीडर 5 एम्पियर, लेट अस कंसीडर 10 ओम। ये करंट सोर्स, हेड ऊपर दिया, अगर हेड ऊपर दिया तो इसका आपको बनाना है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स बनाएंगे तो यहां हमने जोड़ा वोल्टेज सोर्स, और इस इंपेडेंस को उठा के कहां कनेक्ट करना है, सीरीज में। आगे कौन सी इंपेडेंस कनेक्ट है हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। चलिए इसका मान कितना होगा 10 ओम। बताइए वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 50, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज कॉल्ड 50। यहां आपने लिखा 50 वोल्ट, साइन भी बताना होगा प्लस माइनस।
ऊपर क्या आएगा, हेड की तरफ क्या होता है प्लस और डाउनवर्ड क्या होता है माइनस। चलिए टाइटल डालेंगे, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स में कन्वर्जन, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स में कन्वर्जन। आज का क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, लेकिन कल आपको हाई प्रोफाइल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए वोल्टेज सोर्स बनाएंगे, लोड इंपेडेंस ZL, वोल्टेज सोर्स VS प्लस माइनस, इसका कन्वर्जन आपको करना है करंट सोर्स में। तो यहां करंट सोर्स बनाना, इंपेडेंस को कहां उठाना, पैरेलल उठाना, यहां कनेक्ट करना लोड। करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट सोर्स इसका हेड किधर आएगा, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ। करंट सोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, IS इक्वल्स टू VS बाई ZI। नीचे एक लाइन लिखेंगे छोटी सी जो ध्यान रखने लायक है, करंट सोर्स, करंट सोर्स का हेड बैटरी के पॉजिटिव की तरफ होता है, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ होता है। इसका मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि बैटरी का पॉजिटिव उधर लिखना है जिधर करंट सोर्स का हेड होता है। ये करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन है। एक छोटा सा टाइटल, सॉरी ये वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स में, अब करेंगे करंट सोर्स का, करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन, करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन। चलो बनाओ डायग्राम, पहले किसका बनाओगे, करंट सोर्स का, बाद में किसका बनाना, वोल्टेज सोर्स का, और उस वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी वो लिखनी है। करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन, पहले करंट सोर्स बनाओ, IS। करंट सोर्स की खास बात क्या है, इनपुट इंपेडेंस पैरेलल होगी। मान लो ये आपको करंट सोर्स दिया, इनपुट इंपेडेंस ZI, लोड ZL, इसको आपको कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स में। वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, इंपेडेंस को उठा के यहां रख देना, कुछ नहीं करना। लोड आपके पास ZL है, वोल्टेज सोर्स का इधर पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव आएगा, और वोल्टेज सोर्स में VS की वैल्यू कैसे निकालेंगे, IS इंटू ZI। चलिए क्वेश्चन 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 4 क्वेश्चन देते हैं, स्पीड से करेंगे। आगे क्या कनेक्टेड, आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 10 वोल्ट 5 ओम, एग्जामिनर ने लिखा कन्वर्ट इट इनटू करंट सोर्स, कन्वर्ट इट इनटू करंट सोर्स। निकाल दिया वो सबने अपना अपना आंसर, छाप लिया, नोटबुक चेक कर लीजिए।
अल्कमन तो ऊपर माइनस लिखा था, नीचे प्लस लिखा था, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसका मतलब करंट सोर्स में जो एरो की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड होगी। आपके पास ऐसा करंट सोर्स बनेगा। करंट सोर्स की बात करते हैं तो इंपीडेंस पैरेलल कनेक्ट होगी, और इट मींस इस इंपीडेंस को उठाओ पैरेलली कनेक्टेड, और करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सबने लिखा होगा 2 एम्पियर। चलिए नया क्वेश्चन लिखेंगे। कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जस्ट चाइल्ड्स प्ले, अभी तो स्टार्टिंग है, इनिशिएशन है। 5 एम्पियर, 2 ओम, आगे लोड वोड कनेक्ट होगा, उसके बारे में हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एग्जामिनर ने कहा कन्वर्ट इट इनटू वोल्टेज सोर्स, कन्वर्ट इट इनटू वोल्टेज सोर्स। चलिए छाप दिया होगा सबने। वोल्टेज सोर्स में हमें इसको कन्वर्ट करना है। व्हाट इट मींस, ये वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। वोल्टेज सोर्स इसका मतलब इंपीडेंस उठा के यहाँ लगा देंगे सीरीज में। वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 2, इसका मतलब आंसर कितना होगा, 10 वोल्ट। सबने छाप लिया। एक दो क्वेश्चन स्लाइड के लिए थे, मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन आरपीएससी ने किस तरह से पूछे थे, ताकि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। तुरंत सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन आइडेंटिफाई करेंगे, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा सही है, 1 2 3 4। क्वेश्चन घर जाके लिखना है, केवल आपको ऊपर वाला सर्किट डायग्राम बनाना है। 1 2 3 4 1, डायरेक्शन ध्यान रखनी है, एरो की डायरेक्शन का विशेष ख्याल रखना है। इस हेड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव, हेड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव। व्हाट इट मींस, उस 2 को उठा के आपने पैरेलल किया है, हमें चेंज करना है करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन, एंड 2/6/3 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। घर जाके क्वेश्चन को लिखेंगे, पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी आपको। चलिए एक और अगला क्वेश्चन चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, तुरंत मन मन में आंसर बता देंगे, घर जाके लिख लेंगे, पीडीएफ भेज दी जाएगी आपको। मन मन में आंसर निकाल दो, बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो सोर्स को देखो, सोर्स इसका मतलब उसका हेड नीचे, इसका मतलब नीचे पॉजिटिव आएगा, ऊपर नेगेटिव, इसका मतलब या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, या तो ये सही होगा या ये सही। इसको उठा के सीरीज में करना है और उसको हम डिवाइड करेंगे 5 × 10, इसका मतलब सबका आंसर क्या जाना चाहिए, सेकंड। करेक्ट है। अब थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, इसको करेंगे। मैं आपको हिंट देता हूं, बोर्ड पे देखो। रिड्यूस द नेटवर्क शोन इन फिगर टू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ सिंगल एलिमेंट। मतलब इसको आपको कन्वर्ट करना है सिंगल वोल्टेज सोर्स में। इसमें कितने वोल्टेज सोर्स हैं, 2। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसको स्टेप बाय स्टेप, कभी करंट सोर्स में, कभी वोल्टेज सोर्स में, कभी करंट सोर्स में, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। बोर्ड पे देखो, वोल्टेज सोर्स है, सीरीज में इंपीडेंस होनी चाहिए, वोल्टेज सोर्स है, सीरीज में इंपीडेंस होनी चाहिए। क्या आप इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो इतने से को केवल? हाँ सर कर सकते हैं। इसको उठा के कहाँ लगाना है, पैरेलल, और यहाँ इसमें करंट सोर्स बना देना। अच्छा, इसके साथ एक और करंट सोर्स बनाओ और उसके पैरेलल में क्या लगाओ, 5 ओम, दोनों 5 ओम 5 ओम, दोनों 5 ओम 5 ओम, पैरेलल। पैरेलल कैसे सोल्व करते हैं, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा। एक करंट सोर्स, दूसरा करंट सोर्स, दोनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास फाइनली एक करंट सोर्स बचेगा और एक रेजिस्टेंस। फिर उस करंट सोर्स को दोबारा चेंज करो वोल्टेज सोर्स में। कोशिश करो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। पेन चलाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आज कर देंगे आप तो यहीं पे आज का सेशन खत्म कर देंगे।
और मुझे इतना समझ में आएगा कि आपने कन्वर्जन सीख लिया, लेकिन इतना अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, बहुत खूब पढ़ना पड़ेगा कन्वर्जन के लिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब कभी भी कन्वर्जन का कोई क्वेश्चन आता है तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखते ही कभी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो, करंट को वोल्टेज में करते जाओ, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। पीछे एक डायग्राम दिख रहे हैं राहुल, डायग्राम दिख रहे हैं? हमारी टेक्निकल टीम ने आज कहा कि सर व्हाइट में बना के देते हैं। नोटबुक निकाल लें। स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जो आगे आगे की लाइन है उनका मैं चेक भी करूंगा। अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो यहीं खत्म कर देंगे आज का सेशन, और अगर ये नहीं किया तो अगला क्वेश्चन इससे अच्छा मिलेगा। ऑप्शन 1 2 3 4 1 2 3 4 वोल्टेज सोर्स। देखो वोल्टेज सोर्स है, इसका मतलब 3 और 4 तो सही हो ही नहीं सकता। इसका मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों में से कोई सा सही होगा, उसको आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। राकेश कौन सा सही है? 2 नंबर लॉक कर दिया जाए सबका। आशीष पक्का? मैं सोल्व कर दूं इसको फटाफट। चलो बोर्ड पे देखोगे, बोर्ड पे इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स बना दो और उस रेजिस्टेंस को उठा के हम पैरेलल जोड़ देंगे, इसका मतलब ये 10 ओम। और इस वोल्टेज सोर्स को उठा के हम करंट सोर्स बनाना चाहेंगे और इस रेजिस्टेंस को उठा के पैरेलल जोड़ देंगे 5 ओम। क्या यहाँ तक सबने किया? चलिए बताइए, इसको हम यदि कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स में तो 5/10 लिखेंगे तो 0.5 आ रहा है सबका। करंट 0.5 एम्पियर और यहाँ पर करंट का मान कितना आ रहा है? 2 एम्पियर। यहाँ तक सबका सही है? समझ आ रहा है सबको? अच्छा डायरेक्शन दिखाओ। डायरेक्शन, हेड की डायरेक्शन ये होगी, हेड की डायरेक्शन ये होगी। अच्छा ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, सो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 × 5/10 + 5। समझ आ रहा है सबको? 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। व्हाट इट मीन्स 50/15 तो 10/3। रेजिस्टेंस कितना लगा सकते हैं? 10/3। एक करंट सोर्स की डायरेक्शन ये है, दूसरे की ज्यादा ही है, तो 2 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1.5। डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। व्हाट इट मीन्स ये करंट सोर्स और करंट सोर्स के पैरेलल यहाँ पर आपके पास 10/3 ओम और ये कितना बचा? 1.5 एम्पियर। डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। यहाँ तक सबका सही है? ओके। अगर एग्जामिनर ये कहता है कि ये 2 वोल्टेज सोर्स हैं और सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करके बताओ तो अपना क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन एग्जामिनर ने कहा कि वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करो, तो हम इस करंट सोर्स को वापस वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना जानते हैं। इसको उठा के कहाँ कनेक्ट करेंगे? यहाँ कनेक्ट कर देंगे 10/3। अच्छा वोल्टेज सोर्स बनाना है, व्हाट इट मीन्स डाउनवर्ड हेड है तो ये प्लस होगा और ये माइनस। वोल्टेज कैसे निकालेंगे? 1.5 × 10/3, इसका मतलब 15/3, तो आंसर कितना आएगा? 5 वोल्ट। चेक करेंगे, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। चलिए मिलते हैं कल, इसी कन्वर्जन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आपने जितना भी किरचॉफ लॉ ये सब कुछ चेक रखा उसको तो फॉर्मेट मारना है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नए सिरे से ग्रास रूट लेवल से डिस्कस करेंगे।